श्री पूजन झा जी, सीनियर जर्नलिस्ट, आपका बहुत स्वागत है। हमारे साथ डॉक्टर संजय कुमार, आपका भी बहुत स्वागत है सर। बड़ा सीधा सा सवाल है, सबसे पहले मैं डॉक्टर संजय कुमार के पास जाना चाहूँगा। डॉक्टर संजय कुमार, हम जहाँ बैठे हैं वो मगध का इलाका है। पिछली बार एनडीए की स्थिति बड़ी खराब रही थी। हाँ, ये ठीक है कि पिछली बार उपेंद्र कुशवाहा साथ में नहीं थे। इस बार उपेंद्र कुशवाहा के साथ होने से एनडीए की स्थिति अच्छी हो सकती है क्या? निश्चित रूप से अच्छी हो सकती है, क्योंकि ये जो मगध का इलाका है जिसमें 5 जिले आते हैं, 26 विधानसभा की सीटें हैं, और इसके बगल में शाहाबाद है जहां 22 विधानसभा की सीटें हैं। तो इंडिया गठबंधन का सबसे मजबूत इलाका यही रहा, शाहाबाद और मगध, और एनडीए की सबसे कमज़ोर कड़ी यही रही। इसी इलाके में वो मैक्सिमम सीट को वो लूज़ किए। आपने इशारा किया कास्ट कॉम्बिनेशन को लेकर के कि क्या कुशवाहा समाज की नाराज़गी ने इंडिया गठबंधन को इतना मजबूत कर दिया और एनडीए गठबंधन इतना कमज़ोर हो गया। मैं पूरी तरह से इससे एग्री नहीं करता हूं कि उपेंद्र कुशवाहा जी आ जाएंगे तो यहाँ की तस्वीर बहुत बदल जाएगी। देखिए, लेफ्ट पार्टी का एक डोमिनेशन है इस इलाके में, चाहे वो शाहाबाद का इलाका हो या मगध का इलाका हो। और अगर लेफ्ट की पार्टियां आरजेडी और कांग्रेस और उनके साथ मुकेश सहनी और भी कुछ अलायंस के पार्टनर अगर जुड़ेंगे तो जो सोशल अर्थमेटिक है जिसकी बात हम लोग करते हैं, उस अर्थमेटिक में वो यहाँ मजबूत है। अब देखते हैं कि एनडीए कैसे उसको फ्रैक्चर्ड करता है। मैं एक छोटा उदाहरण अभी बता रहा हूँ। अभी प्रधानमंत्री जी आए थे यहाँ गया में, बोध गया में ही आए थे, और वहाँ पर राजबल्लभ यादव की पत्नी उनके मंच पर थी जो आरजेडी की विधायिका हैं। वहाँ से रजौली के विधायक सुरक्षित सीट से जो जीतते हैं वो भी आरजेडी के थे, वो मंच पर थे। तो आरजेडी के जो कोर वोटर हैं या जो इनके अंदर में लीडरशिप देखती है जनता, अगर वो एनडीए के साथ खड़े होते हैं, उस स्थिति में एनडीए अपने को बेहतर परफॉर्म कर सकती है। अगर कास्ट कॉम्बिनेशन को डाइल्यूट करने में एनडीए सफल होती है और जिस वोट बैंक की तरफ, चलिए आप ये बात कह रहे हैं, लेकिन श्री पूजन झा जी, मैं आपके पास आना चाहूँगा। आपने लोकसभा चुनाव में तो देखा, ये जो कुशवाहा फैक्टर था वो एनडीए के पक्ष में खास तौर पर इस इलाके में काम नहीं किया, और एक जगह औरंगाबाद में क्या गड़बड़ हुआ, उसके बाद आपने देखा उसका असर काराकाट में भी पड़ा, उसका इफेक्ट आरा में भी दिखाई पड़ा, और वो इफेक्ट मल्टीपल इफेक्ट बक्सर में भी दिखाई पड़ा, और कहा यह जाने लगा कि माइक समीकरण लालू प्रसाद ने बना लिया। आपको लगता है कि उससे कुछ अलग स्थिति विधानसभा चुनाव में होने जा रहा है? देखिए, ये तो स्थिति स्पष्ट है कि विधानसभा और लोकसभा चुनाव जो होते हैं तो दोनों के इक्वेशन को अगर आप सही तरीके से आकलन करें तो द इक्वेशंस आर एंटायरली डिफरेंट। ये सबको पता है कि लोकसभा के चुनाव में मोदी इज़ द फैक्टर। अभी तक उसमें बहुत इरोजन में ही नहीं देख रहा हूँ, बावजूद उसके कि इस बार के लोकसभा चुनाव के जो परिणाम आए उसमें बिहार में खास करके मोदी फैक्टर का वो असर देखने को नहीं मिला, क्योंकि इंडिया ब्लॉक ने एक ठीक ठाक फाइट दी थी। विधानसभा के मुद्दे पर आते हैं। विधानसभा के जाहिर तौर पर मुद्दे बिल्कुल अलग होते हैं। मोदी फैक्टर यहाँ कितना काम करेगा ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। महत्वपूर्ण बात यह है कि इस बार पहली बार मैं देख पा रहा हूँ कि बिहार के चुनाव में एक और फैक्टर है जो बहुत तेज़ी से, खास करके वो जो जेनजी ग्रुप है या फिर हम कहते हैं कि जिसके एस्पिरेशंस बहुत ज़्यादा हैं, वो उस तरफ बहुत तेज़ी से उसका रुझान होता चला जा रहा है। आई एम टॉकिंग अबाउट द पीके फैक्टर, प्रशांत किशोर फैक्टर। एटलीस्ट मैं देख पा रहा हूँ कि सोशल मीडिया और यहाँ पर जिस तरीके से नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है, तो प्रशांत किशोर कितनी सीटें जीतेंगे नहीं जीतेंगे, नैरेटिव तो ज़रूर सेट करने में वो कामयाब हो गए हैं। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि जहाँ पर बिहार में हम हमेशा देखते हैं कि वो 2 पार्टियों के बीच में कॉन्टेस्ट होकर के रह जाया करता था, वहाँ इस बार मैं एक ट्रायंगुलर कॉन्टेस्ट देख रहा हूँ। तो हमारी और आपकी चर्चा विल अल्टीमेटली बॉयल डाउन टू द फैक्ट कि प्रशांत किशोर अपने आप को एलिवेट सिर्फ वोट कटवा से कहाँ तक कर सकते हैं, इस पे बहुत कुछ निर्भर करेगा। दूसरी अहम बात यह है, टेकिंग अ लीफ आउट ऑफ व्हाट संजय जी जस्ट नाउ सेड, आप देखिए एक MY समीकरण की हमेशा हम बात करते हैं।
एमवाई समीकरण में बहुत ज़्यादा गिरावट या इरोजन हमने नहीं देखा है। थोड़ा बहुत माइग्रेशन हो सकता है, लोकल इशूज़ उसके लिए ज़िम्मेदार हो सकते हैं, कैंडिडेट सिलेक्शन उसके लिए ज़िम्मेदार हो सकता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि फिर एड ऑन क्या होता है। अगर वो एसेट है तो वही उनके लिए लाइबिलिटी भी है ना। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? एमवाई इक्वेशन अगर एसेट है, लालू की लिगेसी है, तो लालू का एक बैगेज भी है, उस पर एड ऑन क्या हो सकता है। अगर एग्रेसिव सीमेंटिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर ब्लॉक होता है, एमवाई इक्वेशन का एग्रेसिव सीमेंटिंग हुआ, ये कंसोलिडेट हुआ, तो एक रिवर्स कंसोलिडेशन भी होता है। तो यहां पर बैठ करके इस स्थिति में आकलन करना, जबकि पूरे इक्वेशन में हम देख रहे हैं कि जबरदस्त तब्दीलियां आ रही हैं। हमने देखा था कि नैरेटिव प्रशांत किशोर ने शुरू किया और नाउ इट हैज मोर और लेस बॉइल्ड डाउन टू कैरेक्टर असैसिनेशन। इंडिविजुअल को वो टारगेट करना शुरू कर रहे हैं। थोड़ी सी स्ट्रेटेजी में शिफ्ट दिख रही है। आप देखेंगे कि आने वाले टाइम में क्या नीतीश कुमार जिस तरीके से ही यूज्ड टू टेक द कॉल द शॉट, रूल द रूल्स, क्या नीतीश कुमार आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उसी तरीके से 1-to-1 कनेक्ट फिर से संवाद स्थापित कर पाएंगे? क्या मजबूरी आखिर एनडीए की हो गई कि हाल के दिनों में जितने भी पॉपुलिस्ट मेजर्स हैं उसकी धड़ी लगा दी? आप देखते हैं कि उधर तेजस्वी यादव वो कहते हैं, घोषणा करते हैं कि हमारी सरकार आएगी तो माई बहन को 25,000 देंगे, और नीतीश कुमार तुरंत उसको बहाल करती है। 125 यूनिट। आपको नहीं लग रहा है कहीं ना कहीं ये घबराहट है? देखिए, बहुत दिलचस्प होने वाला है, और पंकज जी मैं आपसे आग्रह करूंगा इस चुनाव को जरूर कवर करेंगे आप। मैं अभी तक 27-28 चुनाव लगभग पूरे भारतवर्ष का कवर कर चुका हूं। बहुत जगह पर बिल्कुल सटीक विश्लेषण हुआ। बिहार के संदर्भ में अभी जब मैं बैठा हुआ हूं तो मुझे लगता है कि हर दिन मेरा अपना विश्लेषण इट इज रेडी फॉर चेंज, क्योंकि इक्वेशन डायनेमिक्स चेंज हो रहा है। मैं उसी पे आ रहा हूं। दरअसल डॉक्टर संजय आपसे पूछना चाहूंगा, कुशवाहा फैक्टर का सवाल तो कर लिया, लेकिन बात चर्चा में पीके फैक्टर भी आ गया। कहा यह जाता है जब आप एनडीए के नेताओं से बात करिए तो वो कहते हैं पीके का अपना कोई वोट नहीं है। वो जो ऐसे नेता जिनको टिकट नहीं मिलेगा वो उनके सिंबल पे लड़ेंगे और वही कुछ वोट ला पाएंगे। उनका आधार वोट बैंक नहीं है। और नीतीश का भी नहीं था। जी हाँ, नीतीश का भी नहीं था। और ये जान लीजिए, उसके बाद जब और आप उनसे आगे बात करेंगे तो उनका कहना ये होता है कि जब बात ये आएगी कि भाई देख लो ये वोट कटवा है और नहीं तो लालू आ जाएंगे, तो जो लोग पीके की तरफ देख भी रहे हैं वो अल्टीमेटली बीजेपी को वोट करेंगे, एनडीए को वोट करेंगे। आप इस बात से सहमत हैं क्या? देखिए, इस सोशल इक्वेशन से इतर एक छोटी सी बात मैं आपको बता देता हूं। कल मैंने अखबारों में देखा, जो नीतीश कुमार की महिलाओं के लिए जो योजनाएं आ रही हैं, इसमें अभी उन्होंने 10,000 रुपये की घोषणा की कि इंटरप्रेन्योरशिप के लिए हम देंगे। मैंने देखा कि 1,34,00,000 जो जीविका दीदियां हैं, उनको एक टास्क दिया गया कि भाई आप अवेयर कीजिए, और उनका कहाँ है, जो उनका निशाना कहाँ है, मैं उस तरफ आपको बताना चाहता हूँ, जिसमें बाकी फैक्टर डाइल्यूट होते हुए दिखते हैं। उनका निशाना है कि आखिर 2020 में 59 पॉइंट कुछ % महिलाएं ही क्यों वोटिंग की, 100% क्यों नहीं। ठीक है, जो मेल मेंबर हैं वो तो माइग्रेशन में जाते हैं, महिलाएं तो रहती हैं बिहार में, आखिर उनका बूथों तक पहुंच क्यों 60% ही क्यों, 100% क्यों नहीं। ये टास्क दिया गया और उसमें आशा वर्कर, आंगनबाड़ी सेविका सबको लगाया गया कि भाई आप लोग भी लगिए, और बजाते सीडीपीओ को कहा गया कि आपको सुपरवाइज करना है कि वो जो अवेयरनेस ड्राइव चलाएंगी, उस अवेयरनेस ड्राइव में आप देखिए कि क्या हर घर के महिलाओं तक या हर परिवार तक उनकी पहुंच है कि नहीं है। निश्चित रूप से मैं मानता हूं कि महिलाएं नीतीश कुमार के प्रति प्रो रहती हैं, वो कोई फैक्टर आ जाए, अगर महिलाएं कंसोलिडेट होकर के थोड़ा परसेंटेज बढ़ जाता है। पिछले बार का जो एनडीए और इंडिया गठबंधन का जो अंतर रहा है जीतने और हारने का, वो 0.3% का रहा है, 0.3%। अगर 5% महिला वोटर भी बढ़ जाती हैं, जिसकी चमक मैंने लोगों की आंखों में देखा कि वो महिलाएं कह रही है कि हमको राजनीतिक भागीदारी दी गई, चाहे वो पंचायत में हो या नगर निकाय में हो, हमें डोमिसाइल का लाभ दिया गया, हमें साइकिल और पोशाक दी गई। वो लड़कियां जो बेटियां कभी पढ़ती थी हाई स्कूल में, आज उसकी उम्र 35 साल की हो गई है, वो टीचर हो गई है, वो पुलिस में कांस्टेबल हो गई है, वो उसके विजन बेहतर हो गए हैं। तो वो महिला वोटर जो हैं वो कास्ट और क्रीड में नहीं बटी हुई है।
अगर ये जो कल मैंने देखा, अगर महिलाएं पोलराइज्ड होती हैं, फिर प्रशांत किशोर का फैक्टर बहुत काम नहीं करेगा, क्योंकि उनको लगता है कि नीतीश कुमार हमारे पक्ष में कोई ना कोई निर्णय ले रहे हैं। और मैं परसों गांव में था, मैंने देखा कि रूरल डिस्कोर्स में नीतीश कुमार के स्वास्थ्य की चर्चा नहीं है। शहरी एलिट क्लास में है चर्चा कि नीतीश कुमार स्वस्थ हैं, अस्वस्थ हैं, कहाँ गड़बड़ी है, लेकिन रूरल डिस्कोर्स में नीतीश कुमार नहीं है। तो अगर महिलाओं का वोट 5% बढ़ जाता है तो प्रशांत किशोर जो हैं वो बहुत बड़े फैक्टर नहीं होंगे। दूसरी चीज़, मैंने प्रशांत किशोर का मैंने परसों देखा, एक इंटरव्यू में ही वो बोल रहे थे, जो प्रशांत किशोर शिक्षा की बात कर रहे थे, रोजगार की बात कर रहे थे, चिकित्सा की बात कर रहे थे, पलायन की बात कर रहे थे, वो प्रशांत किशोर जी को मैंने सुना कि भाई 40 सीट तो मुसलमानों को देंगे, हम 70 सीट हम ईबीसी को देंगे, हम इतना सीट तो इनको देंगे। तो जो सोशल इंजीनियरिंग करके, चाहे वो लालू प्रसाद हों, नीतीश कुमार हों, बिहार में हैं, अगर फिसलते हुए ही सही प्रशांत किशोर अगर फिर वहीं पर आकर के रुकते हैं कास्ट कॉम्बिनेशन और कास्ट इक्वेशन पर, तो फिर इशूज तो डाइल्यूट हो गए। जिस इशूज को लेकर के जिस जेन जी की बात इन्होंने की कि 58% यूथ है इस बिहार में, 58%, और इसका मैं एक कड़वा सच मैं बता रहा हूं, वो कनेक्ट कर सकता था यूथ को। दिल्ली यूनिवर्सिटी में इस बार 2,39,000 आवेदन आए, जिसमें 17,000 लड़के बिहारी थे। और पटना यूनिवर्सिटी की अभी चर्चा कुछ दिन पहले आप कर रहे थे पूर्व अध्यक्ष जी से, पटना यूनिवर्सिटी में 4,03,900 आवेदन के लिए मात्र 2,000 बच्चों ने आवेदन किया, बाकी सीटें खाली रह गई। क्यों भाई? जेएनयू में हर चौथा बच्चा बिहारी आपको मिल जाएगा। वो प्रशांत किशोर अगर शिक्षा पर रहते कि भाई हम बिहार की शिक्षा को बदल देंगे, यूथ जुड़ते उनसे, उनको लगता है कि हमारे सपने आकार लेंगे। लेकिन जब फिर वो कास्ट इक्वेशन पर जा रहे हैं, सोशल कॉम्बिनेशन पर जा रहे हैं, तो प्रशांत किशोर जी इशू से थोड़ा डेविएट कर रहे हैं। इसीलिए मैं मानता हूं कि प्रशांत किशोर जी जिस इशूज को लेकर के आगे बढ़े थे, और जो नहीं, पर डॉक्टर संजय एक सवाल ये उठता है ना कि व्यवहारिक राजनीति में इशू बेस्ड पॉलिटिक्स कहीं ना कहीं, अगर हम बिहार की बात करें, वैसे ये पूरे देश में एप्लीकेबल है, पर इशू बेस्ड पॉलिटिक्स पीछे आ जाता है और जाति आगे आ जाता है। प्रशांत किशोर की चुनौती ये है, उनकी पार्टी की चुनौती ये है कि उनका कोई आधार वोट बैंक तो है नहीं, शिव पूजन जी, तो इसीलिए अब प्रशांत किशोर डायरेक्ट अटैक करने लगे हैं, इशू से हट करके सोशल कॉम्बिनेशन बनाने लगे हैं। शुरुआत में उनको बीजेपी की बी टीम कहा जाता था, प्रशांत किशोर पांडे कह करके आरजेडी बुलाने लगी थी, अब कहा जा रहा है बीजेपी के द्वारा कि ये महागठबंधन के बी टीम है। आपको ये लगता है कि जितना नुकसान पीके एनडीए को करेंगे उतना ही नुकसान ओवैसी महागठबंधन को कर देंगे, बात बराबर हो जाएगा? और फिर अगर हम सोशल इक्वेशन देखें तो उसमें फिर से एनडीए लीड पे दिखाई पड़ेगा, कैसे देखते हैं आप? बिल्कुल बैलेंसिंग एक्ट हो सकता है, इसकी बहुत प्रबल संभावना है। प्रशांत किशोर की तरफ लोग बड़ी उम्मीद से देख रहे थे, लेकिन अब जिस तरीके से उनको भी शायद अगली रियलिटी का रियलाइजेशन होना शुरू हो गया है कि रिजिड कास्ट लाइंस पे वोटिंग होती है और उसे ब्रेक करवाना भी मतलब ये विडंबना है हमारी राज्य की, उसे तोड़ पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन आपने देखा कि 2005 में नीतीश कुमार ने इतना सॉलिड जो वोट बैंक हुआ करता था, भाई कहा जाता है ना कि राजद तो बैटिंग शुरू ही करता है 32% से, उनकी बैटिंग 32% पे होती है, तो बाकी पार्टियां पहले 32% पहुंचेंगी, उसके बाद ऐड ऑन करेंगी, तब फिर सरकार बनाने की सोच सकती है ना। लेकिन वैसी ही परिस्थिति में नीतीश ने अपनी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी डेवलप कर ली, अपने लिए एक वोटर का बेस किया, ऐसे लोग जो कुछ हद तक आप देखते हैं कि वो उनका रिवर्स कंसोलिडेशन हो सकता है, उस पर नजर हुई। अब देखिए क्यों प्रशांत किशोर क्यों अपना मतलब व्हाई ही हैज थ्रोन हिज हैट इन द रिंग, उसके पीछे मूल कारण आप समझिएगा। ये बिल्कुल कॉमन नॉलेज में है कि नीतीश कुमार का स्वास्थ्य जो है वो गिर रहा है, पब्लिक डोमेन से
नीतीश कुमार बहुत हद तक धीरे धीरे कटते चले जा रहे हैं। व्हेन वाज द लास्ट टाइम जब आपने नीतीश कुमार को लोगों से संवाद स्थापित करते सुना या कोई पब्लिक स्पीच देते सुना? हमने तो वो दौर देखा है जहां पर वो सीधा 1-to-1 कॉन्टैक्ट स्टैब्लिश करते थे और जितने भी फरियादी चाहे मगध के इलाके के हों या किसी दूर इलाके के हों, उनके जनता दरबार में पहुंचे नीतीश कुमार, उनके साथ संवाद स्थापित करके 1-to-1 करेक्ट, वो यूएसपी था नीतीश कुमार का। सुशासन बाबू तभी कहलाए थे। 5 से 10 का दौर हमने देखा था जब सड़कों का जाल बुना गया। फिर एक बेहतर दौर ये भी आया कि विद्युतीकरण बहुत ज़बरदस्त हुआ। बियॉन्ड दैट आई थिंक कि उसके बाद कोई खास डेवलपमेंट नहीं हुआ। लेकिन मैं आपको कह रहा था कि नीतीश कुमार इफ ही कुड सक्सीड, धीरे धीरे अपना कार्व आउट करने में एक कॉन्स्टिट्यूएंसी कार्व आउट कर पाए। प्रशांत किशोर को क्यों अवसर लग गया? या बीच में आपने देखा होगा कि थोड़ी बहुत हद तक कोशिश की थी चिराग पासवान ने भी, या वाई इज इट कि तेजस्वी यादव इज ट्राइंग टू पुश फुल थ्रॉटल? उनके लिए तो डू और डाई का सिचुएशन है, इस बार नहीं तो कभी नहीं, ये बिल्कुल स्थिति स्पष्ट है। क्यों कर रहे हैं? हालांकि कांग्रेस क्या कर रही है, मतलब उनके ड्रीम पर कहीं ना कहीं पानी फेर रही है। प्रशांत किशोर को सीधा लग गया है कि 2025 के बाद फिनिश है नीतीश, तो देयर विल बी ए पॉलिटिकल वैक्यूम इन द स्टेट। पॉलिटिकल वैक्यूम साफ दिख रहा है। उसके बाद जदयू में कोई उत्तराधिकारी तो नहीं है, तो जदयू को लीड कौन करेगा? अमूमन होता ही है कि जो क्षेत्रीय दल है, अगर आपने उत्तराधिकारी घोषित नहीं किया है तो क्षेत्रीय दल का पतन होना लगभग तय है। प्लूरल माइंडसेट है ना हमारा और आपका। नीतीश के बेटे को हम आराम से अपना लेंगे, वहीं पर दूसरे को किसी को बिठाया जाएगा तो शायद उसको ना अपना पाए, क्योंकि डेमोक्रेसी नहीं होती है। राजद के पूरे इसको देख लें, या बसपा का क्या हासिल हो गया, लिबरिंग स्टेट आपका उड़ीसा में क्या हो गया। तो मैं इस पॉलिटिकल वैक्यूम की जो बात कर रहा हूँ ये स्पष्ट तरीके से विजिबल हो जाएगा। रीजन बीइंग बीजेपी हैज फेल्ड मिजरेबली इन डेवलपिंग इट्स ओन लीडर जो नीतीश कुमार के स्टेचर को मैच कर दे। इसी वजह से प्रशांत किशोर जो है ही हैज एंटर्ड इन द फ्रे। उनको लग रहा है कि ही कैन फिल इन द वैक्यूम, वो वैक्यूम को फिल कर सकते हैं और शायद लोगों के लिए एक सीरियस ऑप्शन के रूप में इमर्ज कर सकते हैं। लेकिन अगेन वर्ड ऑफ कॉशन फॉर हिम, मुझे लग रहा है हाल के में शायद वो थोड़ा सा लूज कैनन बनते चले जा रहे हैं। लूज कैनन बनते चले जा रहे हैं और ये बात बेहद गंभीर है। सवाल ये है कि जब आप नेगेटिव पॉलिटिक्स पे उतर जाते हैं तो पता नहीं जनता इसको अप्रिसिएट करेगी नहीं करेगी, किस तरीके से देखेगी। लेकिन जब आप डायरेक्ट अटैक करने लगते हैं तो इशारा मिलने लगता है कि शायद आप बैटल लूज करने की राह में आगे बढ़ रहे हैं। जो उनकी मंशा थी, उनका मंसूबा था, वो कहीं ना कहीं पूरा होता हुआ दिखाई नहीं पड़ता है। अब एक और बड़ा सीरियस सवाल ये उठता है कि नीतीश को लेकर के वोटर फटीग हो गया है। नीतीश जनता से कांटेक्ट में है नहीं, जैसा अभी खुद शिवपूजन बता रहे थे कि अब वो सीधा संवाद स्थापित कर नहीं पाते हैं। पर इसके काउंटर में लॉजिक ये दिया जाता है कि कुछ भी हो जाए, नीतीश कुमार के जो बेनिफिशियरी हैं वो नीतीश कुमार से जुड़े हुए हैं और इसीलिए बीजेपी उनको बिल्कुल सिरे से खारिज नहीं कर रही है। जबकि उनके स्वास्थ्य को लेकर के बहुत तरह का सवाल है, उनका कई बिहेवियर ऐसा है जो चर्चा का विषय रहा है। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या नीतीश का वोट अभी भी इंटैक्ट है? क्या महिलाओं में अभी भी वो उतने ही पॉपुलर हैं? अति पिछड़ा अभी भी उनके साथ जुड़ा हुआ ही है? क्या 13-14% वोट जिस पर नीतीश के बैठे होने की बात कही जाती है, क्या वो अभी भी इंटैक्ट है? देखिए, कल मैंने एक सर्वे देखा। अब उसका सैंपल साइज कितना बड़ा था छोटा था मुझे नहीं पता है, लेकिन उस सर्वे में जो चीज़ें आई उसमें आया कि आरजेडी को 36% की जगह पर इस बार 39% और एनडीए को 39 की जगह पर 42% और प्रशांत किशोर को भी उन्होंने 10% दिया था। अब वो 10% वोट किसका काटेंगे, एनडीए का काटेंगे, इंडिया का काटेंगे, ये तो हम लोग कभी फिर बात कर लेंगे। लेकिन बढ़त एनडीए को दिखा और ये चर्चा, जिस चर्चा को आज आप कर रहे हैं, ये चर्चा लोकसभा के समय भी हम लोगों ने किया था और मान करके चला गया था कि नीतीश कुमार अब फिनिश हो गए। लेकिन बीजेपी ने बहुत वाइजली उनको अपने फोल्ड में लाई और फोल्ड में लाई तो बिहार का परिणाम क्या हुआ आप देख सकते हैं कि 30 सीटें एनडीए जीतती है बिहार में, 30 सीटें एनडीए जीत जाती है। उसमें नीतीश कुमार को कितना बढ़त मिलती है। और इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल मैं बताता हूँ कि सीतामढ़ी के एक परिवार से मेरी बात हो रही थी। पति पत्नी दोनों शिक्षक शिक्षिकाएं थे। पति ने कहीं और वोट किया, पत्नी ने नीतीश कुमार के पक्ष में वोट किया, बोल करके वोट की कि नहीं, हमारे लिए नीतीश कुमार ने सोचा है, हमें शिक्षिका का नौकरी मिली है, मैं नीतीश कुमार के प्रति ये हूँ। तो जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं कि वो जो महिला वोटर,
वो जो ईबीसी सोशो इकोनॉमिक सर्वे में जो 36-37% का ईबीसी वोटर, इन लोगों का भरोसा नीतीश कुमार पर भी है। ठीक है, लीडरशिप को लेकर के एक है मरमरिंग, जो अमित शाह जी ने कभी कह दिया कि टाइम बिल से कि चुनाव के बाद हमारा मुख्यमंत्री कौन होगा, अभी हम कैसे बता दें। लेकिन बाकी सारे लोग एक स्वर में कहते हैं कि चुनाव तो हम नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ने जा रहे हैं। ये रिस्क बीजेपी भी उठाने के लिए तैयार नहीं है कि नीतीश कुमार को हम कहीं किनारे कर करके और चुनाव में हम कुछ अच्छा कर जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। और इसीलिए देख रहे होंगे कि जिला वाइज जितनी भी योजनाओं की घोषणा हो रही है वहाँ नीतीश कुमार जा रहे हैं। ठीक है, वो बहुत पब्लिक के साथ वो संवाद नहीं कर रहे हैं। वो जो नीतीश कुमार जो बेबाकी से बोलते थे, अब वो लिखा हुआ स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं, लेकिन योजनाओं की घोषणा नीतीश कुमार कर रहे हैं। तो नीतीश कुमार के जो वोटर हैं वो हैं उनके साथ, अभी तक खड़ा दिख रहे हैं। कल कौन सा टर्निंग पॉइंट होगा, कौन सी चीज़ें बदल जाएगी, डिस्कोर्स में कौन सी चीज़ें आ जाएंगी, लेकिन वेलफेयर स्कीम्स जिसमें वृद्धावस्था पेंशन 400 से 1100, आंगनबाड़ी सेविका का, आशा वर्कर का, इवन ममता दीदी का 300 की जगह पर 600, इसकी चर्चा है, डिस्कोर्स में है। और आंखों में जो चमक है उन बुजुर्गों की जिन्होंने कहा कि भाई अब दवा के लिए हमें बाहर से पैसे नहीं मंगाने पड़ेंगे, तो डिस्कोर्स में नीतीश कुमार अभी हैं। स्वास्थ्य को लेकर के जितने सवाल उनके ऊपर उठा दिया जाए, लेकिन अभी वोटर होता है ना, चुनाव में कुछ फ्लोटिंग वोटर होते हैं कि मिजाज क्या है भाई, वो कुछ लोग साइलेंट रहते हैं और फिर वो अपना मन बनाते हैं अंतिम समय। तो फ्लोटिंग वोटर के बारे में तो अभी कुछ मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन नीतीश कुमार के साथ जो वोटर है, वो जो 15-16% की बात हम लोग करते हैं, वो 15-16% अभी भी इंटैक्ट है। और कास्ट रीजन सोसाइटी के बाद भी एक चीज़ मैं बता रहा हूँ कि अगर कास्ट रीजन सोसाइटी बिहार में है तो आखिर महिलाओं में कास्ट फैक्टर क्यों नहीं है भाई? वो महिला क्यों नीतीश कुमार के साथ खड़ी है? वहां तो कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं, वो बेनिफिशियरी है ना, इसलिए वहां पे इसका फायदा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो शिवपूजन जी, एक थोड़ा सा ऐड ऑन कर रहा हूँ, बड़े महत्वपूर्ण तरीके से, बहुत बेहद स्पष्टता के साथ इन्होंने बात को रखा है। देखिए, दोनों ही खेमे में, चूँकि नीतीश के बारे में चर्चा हुई, तेजस्वी के बारे में चर्चा हुई, दोनों ही खेमे में, चाहे इंडिया ब्लॉक हो या फिर एनडीए ब्लॉक हो, आपको लग रहा है कि कुछ हद तक सांप और छुछुंदर की स्थिति है। मैं स्पष्ट करता हूं, ना उगलते बनता है ना निगलते बनता है। कांग्रेस की मजबूरी है कि वो तेजस्वी यादव का नाम जाहिर मुख्यमंत्री के तौर पर नहीं कर सकती, क्योंकि पता है कि एसआईआर के मुद्दे पर जिस तरीके से बिहार का भ्रमण किया, तो शायद ये उम्मीद संजोए हुए हैं कि 4-5% का वोट शेयर में इजाफा हुआ है, और अगर वो तेजस्वी का नाम आगे कर देते हैं तो वो जो इजाफा हुआ है सब गुड़ गोबर हो जाएगा। यह है मजबूरी कांग्रेस की, तभी वहां पर उनकी घोषणा नहीं हो रही। ये क्यों नहीं खुल करके बता पा रहे हैं कि भाई मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं होंगे? जो सारे लोग, सारे जितने भी आप पॉलिटिकल पंडित से बात करें, सब कहेंगे कि नीतीश कुमार किसी भी कीमत पर अगला मुख्यमंत्री नहीं होंगे। ये क्यों नहीं खुल करके कह पा रहे हैं? क्योंकि इनको ये डर सता रहा है कि नीतीश, जैसे ही ये पता लगेगा कि नीतीश कुमार फिर पलटी मार सकते हैं या नीतीश कुमार अगले मुख्यमंत्री नहीं होंगे, तो ये जो साइलेंट वोटर है, जो नीतीश कुमार के साथ बिल्कुल साइलेंटली रहता है, इसका मूड बदल सकता है। ये डर सता रहा है भाजपा को। मूड बदलेगा या नहीं बदलेगा, लेकिन भाजपा को ये डर सताता रहता है। और इसी डर का फायदा उठा करके आप देखेंगे फिर से बड़े भाई की भूमिका में इस बार रहेगी जदयू। अब बड़ा छोटा छोटा आंसर चाहूंगा क्योंकि वो बड़ा पिन पॉइंटेड क्वेश्चन है। आप कब देख रहे हैं निशांत टेक ओवर करेंगे? क्योंकि निशांत के बारे में कहा जाता है कि नीतीश दुविधा में है। अगर वो निशांत को नहीं लाएंगे तो पार्टी नहीं बचेगी, और निशांत को ले आएंगे तो छवि नहीं बचेगी। अब वो छवि बचाएं या पार्टी बचाएं, ये बड़ी चुनौती है नीतीश के सामने। मुझे लगता है कि इस बार के चुनाव के बाद नीतीश कुमार की संगठन में एंट्री होगी, सांगठनिक भागीदारी और सांगठनिक जिम्मेवारी दी जाएगी। उसकी ट्रेनिंग निशांत को कराई जा रही है, और उसके बाद हो सकता है कि अगली सरकार में निशांत को कोई बड़ी जिम्मेवारी भी दी जा सकती है। शिवपूजन जी, मुझे लग रहा है, देखिए कि उनके जो सो कॉल्ड कंटेम्प्रेरी हम कह लें, वो उनसे काफ़ी आगे निकल चुके हैं रेस में। तेजस्वी यादव का मैं जिक्र कर रहा हूँ, चिराग पासवान का मैं जिक्र कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर क्या है कि जो मॉरल हाई ग्राउंड नीतीश कुमार लगातार प्ले करते थे, परिवारवाद पर ही तो आक्रमण करते आ रहे थे, उसमें एक बड़ा यू टर्न ले पाना नीतीश के लिए संभव नहीं होगा। इसीलिए वो साइलेंट है। बट फ्रॉम विद इन द पार्टी लगातार इस तरीके की डिमांड उठ रही है कि हाई टाइम की निशांत शुड ज्वाइन पॉलिटिक्स। लेकिन बड़ा दिलचस्प होगा,
मैं इनकी बात से पूरी तरह से इत्तेफाक रख रहा हूं कि अभी धीरे से, वो कहते हैं ना, बैकडोर एंट्री करा करके धीरे धीरे उनको एलिवेट किया जाएगा, नहीं तो पार्टी नहीं बचेगी। अभी तो चर्चा ये आम है ना कि भाई 4 अलग अलग स्तंभ हैं और फैसले वही ले रहे हैं। वो 4 स्तंभ के कब कन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट हो जाएंगे, नो वन नोज। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा कैलकुलेटेड स्टेप्स लिया जाएगा, मेजर्ड स्टेप्स लिया जाएगा, बहुत जल्दबाजी नहीं की जाएगी। बट नेवरदलेस आई एम ऑफ द ओपिनियन कि थोड़ी देरी हो चुकी है। चलिए अगला सवाल है, छोटा आंसर। कांग्रेस कितने सीटों पे मान जाएगी अगर हम ये आपसे पूछें तो डॉक्टर संजय? 50 से 55 सीटों की बात चल रही है, क्योंकि कल कांग्रेस ने, मैं कल वह न्यूज़पेपर में ही देखा कि 37 ऐसी सीटें हैं जिन कमज़ोर सीटों पर कांग्रेस लड़ने के लिए तैयार नहीं है। जो 70 सीटें दी गई थी उसमें उन्होंने आइडेंटिफाई किया है कि 37 सीटें बिल्कुल कमज़ोर सीटें हैं, इस पर मैं नहीं लड़ूंगा। और 21 सीटों को तो उन्होंने रिफ्लेक्ट किया कि 21 सीटें ऐसी हैं जिसमें न 10, न 15, न 20 कभी महागठबंधन नहीं जीती हैं, तो 21 पर तो हम बिल्कुल नहीं लड़ेंगे। मुझे लगता है कि 55 से 45 के बीच में इन लोगों का समझौता होगा और कांग्रेस मान जाएगी। मैं बिल्कुल इत्तेफाक रख रहा हूँ। राहुल गांधी के यात्रा के पहले कांग्रेस को जो सीटें दे देते लालू प्रसाद यादव, वही मानना होता। अभी स्थिति थोड़ी सी बदली है, कम से कम इतना तो आपने देखा। पर वोट प्रतिशत में कितना इजाफा होगा ये आप भी समझ रहे हैं, मैं भी समझ रहा हूँ, लेकिन इतना तो हुआ कि कार्यकर्ताओं में एक संजीवनी का संचार हो गया राहुल गांधी की इस यात्रा से। बियॉन्ड दैट मुझे लगता है बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं दिख रहा। आपको वर्तमान समय में एनडीए 20 नजर आता है या महागठबंधन? सारे सिनेरियो को अगर हम कंसीडर करें तो एक तरफ महागठबंधन को नुकसान एआईएम पहुंचाएगी, दूसरी तरफ पीके कहा जा रहा ज़्यादा नुकसान एनडीए को पहुंचाएंगे। तो इस परिस्थिति में भी 20 कौन है? अभी मुझे 20 कोई नहीं दिख रहा है, नेक टू नेक फाइट है। क्योंकि लेफ्ट की पार्टियों का, जैसे ही इंडिया गठबंधन के साथ लेफ्ट की पार्टियां जुड़ी है, उनके पलड़ा थोड़ा भारी हैं, इसलिए हम उनको 19 नहीं कह सकते हैं। और एनडीए के साथ भी अभी जो चिराग पासवान का जो कभी कभी स्टैंड बदल रहा है, उसको लेकर के भी मैं बहुत आशान्वित नहीं हूं कि आगे की तस्वीर क्या होगी। इसलिए इंडिया और एनडीए के बीच में नेक टू नेक फाइट मुझे अभी दिख रहा है। शिवपूजन जी। सर, द मशीनरी इज इन योर कंट्रोल। और अभी हाल के दिनों में ताबड़तोड़ आपने, और 2020 के चुनाव के नतीजों का आकलन आप कर लेना, तभी मैं कह रहा हूँ आपको कि अभी जो ताबड़तोड़ घोषणाएं की हैं ना, इन घोषणाओं ने एक चीज़ किया है कि जो बार बार डॉक्टर संजय जी जिस ओर इशारा कर रहे हैं, वुमेन वोटर्स, उनको स्ट्रीमलाइन किया, गैल्वेनाइज किया, और अब मेरा मानना है कि सीमेंट करेगा। और इसी वजह से मैं कह सकता हूँ कि देखिए, बहुत वेफर थिन मार्जिन से ये चुनाव डिसाइड होगा। वेफर थिन मार्जिन यानी 200-300 सीटों के वोटों के अंतर से कैंडिडेट जीतेंगे या हारेंगे, क्योंकि तीसरे फैक्टर से हमने चर्चा की शुरुआत ही की थी। वुमेन वोटर्स डिसाइसिव फैक्टर रहेंगी, लेकिन स्टिल आई फील इट इज़ एडवांटेज एनडीए एट दिस स्टेज। अगर प्रेजेंट जो उनका इक्वेशन है, जो कॉबलिंग अप ऑफ अलायंस है, ऐसा ही रहे और थोड़ा सा मोटर माउथ ना बने जीतन राम मांझी जी और चिराग पासवान जी, मोटर माउथ ना हो, ओवर एम्बिशियस भाजपा ना हो, तो इस इक्वेशन को फायदा। चलिए फाइनल क्वेश्चन, चिराग पासवान, और छोटा आंसर, चिराग पासवान एनडीए में बने रहेंगे, और बने रहेंगे तो कितनी सीटों पर, कितनी सीट लेकर रहेंगे? क्योंकि मेरी जानकारी के हिसाब से ज़्यादा 24 से 28, इससे ज़्यादा एनडीए उनको देगी नहीं। बीजेपी और जेडीयू देने जा नहीं रही है। बिल्कुल मैं सहमत हूँ। चिराग पासवान कहीं नहीं जाएंगे, एनडीए में ही रहेंगे। वो पोस्चरिंग कर रहे हैं, और पोस्चरिंग करना भी चाहिए। स्वाभाविक है कि भाई जिन लोगों को उन्होंने आश्वस्त कर रखा होगा कि आपको हम चुनाव लड़ाएंगे, तो उनका भी तो एक फेस सेविंग होनी चाहिए कि भाई हम तो लड़े, हम तो गठबंधन तोड़ने के लिए तैयार थे, अलग होने के लिए तैयार थे, लेकिन परिस्थितियां ऐसी बनी नहीं, तो आपको तो कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा, आगे हम आपको मौका देंगे। और बिल्कुल मैं सहमत हूं कि 24 से 30 के बीच में, मैक्सिमम 30, मिनिमम 24 चिराग पासवान को दिया जाएगा। मानेंगे, एनडीए में रहेंगे, एनडीए के साथ लड़ेंगे। शिवपूजन जी। दूसरे खेमे में जाएंगे नहीं। कन्फ्लिक्टिंग पॉलिटिकल एम्बिशंस, तेजस्वी यादव चिराग पासवान को अपने साथ क्यों लेंगे? इनके भी भाई लार्जर एम्बिशंस हैं।
ये जो पॉलिटिकल वैक्यूम का मैं जिक्र कर रहा था, उसके दावेदार होंगे कौन? यही प्रशांत किशोर आगे बढ़ कर के आ रहे हैं, भाजपा से तो कोई आगे बढ़ कर के आता हुआ मैं नहीं देख रहा हूँ। लीडरशिप के का रियल इशू है वहाँ। तेजस्वी यादव हो गए, चिराग पासवान हो गए, तीसरी तरफ प्रशांत किशोर। तो इनकी बात से मैं पूरी तरह से इत्तेफाक रख रहा हूँ, यही फिगर होगा, यही फिगर होगा। देखिए, ध्यान देने की आवश्यकता है कि ये कितना % वोट स्विंग करा सकते हैं, तकरीबन 5% के आसपास। तो अगर इनका स्ट्राइक रेट 5 में 5 था, देयर वाज आल्सो बिकॉज ऑफ द बीजेपी का वोट उनके पक्ष में भी गया था। आप कुछ प्रशांत किशोर के बारे में पूछ रहे थे? नहीं, मैं इससे अगला सवाल ये करने जा रहा हूं कि दो और पॉलिटिकल प्लेयर हैं जिनकी चर्चा होती रही है। एक मुकेश सहनी है और दूसरे नए इंट्रेंट पता नहीं किधर जाएंगे, आईपी गुप्ता है। उन्होंने जिस तरीके से गांधी मैदान भरा, उसके बाद वो चर्चा में है, और मेरी जानकारी में वो लगातार कभी एनडीए से बात कर रहे हैं, कभी महागठबंधन से बात कर रहे हैं। और जहां तक महागठबंधन में कांग्रेस का सवाल है, कांग्रेस उनसे बड़े सीरियस नोट पे बात कर रही है, ये मेरे पास पुख्ता जानकारी है। तो मैं आपसे ये सवाल करना चाहूँगा कि मुकेश सहनी को आप किधर देख रहे हैं, वो कितनी सीटों पर मान जाएंगे, और आईपी गुप्ता इफेक्ट आप क्या देख रहे हैं? तो पहले मैं चाहूँगा मुकेश सहनी पर आप बता दीजिए। देखिए, मुकेश सहनी जी ने एनडीए के तरफ भी कोशिश की थी कि एनडीए में हमें थोड़ा स्पेस मिल जाए, लेकिन अब वो प्रक्रिया ख़त्म हो गई है। अब वो इंडिया गठबंधन में ही रहेंगे। और इंडिया गठबंधन में मैं बता रहा हूँ कि बिहार विधानसभा की सीटें तो 243 ही है, तो कांग्रेस और आरजेडी के बाद जो सीटें बचेगी उसमें मुकेश सहनी भी हैं, लेफ्ट की पार्टियां भी 40 की बात कर रही है, झारखंड मुक्ति मोर्चा के हेमंत सोरेन भी हैं, आईपी गुप्ता को भी एडजस्ट करना है, जो पारस जी का गुट है उनको भी एडजस्ट करना है। हम समझते हैं कि मुकेश सहनी जी पिछली बार जितना एनडीए उनको दिया था, 2-4 अधिक सीटें इंडिया गठबंधन उनको दे सकती है। आप क्या कहना चाहेंगे शिवपूजन जी? देखिए, पिछले चुनाव में तेजस्वी यादव के साथ जो है वो इतना मछली खा चुके हैं हेलीकॉप्टर में बैठ करके, ओवर एम्बिशियस हो गए हैं। ठीक है, 60 सीटों की मांग कर दी थी और खुद को जो है उप मुख्यमंत्री भी घोषित कर दिया था उन्होंने। बड़े फेंस सिटर हैं, इंतज़ार करते हैं, देखो भाई उसमें भी झांक लो, इधर भी झांक लो। इसी बाबत यहाँ पर महत्वपूर्ण बैठक थी महागठबंधन की, वहाँ पर तेजस्वी यादव ने नाम तक जिक्र नहीं किया इनका। ये क्या कहते हैं, दिल्ली में क्या करने गए थे भाई? तो कैंपेनिंग का सामान खरीदने के लिए गए थे, कैंपेनिंग का सामान, झंडा पताका खरीदने के लिए गए थे दिल्ली। और हम पत्रकार सब बेवकूफ़ हैं, इनको जो है ये कर लें, मान लें, समझ लें। ये सिर्फ बार्गेनिंग कर रहे थे, और जितना हार्ड बार्गेनर के रूप में अपने आप को ये पेश करेंगे, इनको उतनी कम सीटें जाएंगी, क्योंकि ऑप्शंस बहुत लिमिटेड होते चले जा रहे हैं। जिसको जहाँ सेटल होना है सब सेटल कर चुका है, तो ये भूल जाएं कि 60 सीटें इनको मिलेंगी। मेरी जो इन्फॉर्मेशन आ रही है उस इन्फॉर्मेशन के तहत इनको 18 से 22-24 के बीच में इनको चुप कर दिया जाएगा, क्योंकि तब तक दरवाज़ा दूसरी तरफ इन्होंने कह दिया है कि वो ऑलमोस्ट बंद हो चुका है। पर दूसरी तरफ के दरवाजे के बारे में बहुत लोग कहते हैं कि भाई वो बंद हो चुका है, इनके पास बड़ा लिमिटेड ऑप्शन है, इस तरह की बात लोग कहते हैं। ऐसे मुझे नहीं लगता, मुकेश सहनी का अपना वोट बैंक है। अगर हम इस पे डिबेट कर सकते हैं कि उनके पास कितना % है, पर अगर 8% है तो बहुत बड़ा वोट बैंक है। अगर 14%, क्लेम 14% करते हैं। अर्थमेटिक क्या समझाते हैं, बताते हैं अर्थमेटिक क्या समझाते हैं कि मेरा 14%, हम आपके साथ हैं तो 14% आपको मिल गया, और आपके खिलाफ है तो आपका 14% तो भाग के मेरे पास आया, तो 14 कितना हो गया? 28% का भाजपा को लॉस होगा ना। अगर इस मेंटल फ्रेम से आप अगर बार्गेनिंग टेबल पर हैं तो आपका भविष्य सबको स्पष्ट हो सकता है। तो ये बताइए कि आने वाले चुनाव में अति पिछड़े के बड़े नेता के तौर पर आप आईपी गुप्ता को देख रहे हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं लगता है, क्योंकि आईपी गुप्ता ने, क्योंकि मुकेश सहनी भी अपने को अति पिछड़े का बड़ा नेता पदस्थापित करना चाह रहे हैं। लड़ाई अब अति पिछड़े को लेकर के। नहीं, देखिए, है क्या कि वो गांधी मैदान की भीड़ से आप आईपी गुप्ता का आकलन अगर कर रहे हैं, तो वो तो उन्होंने ताती तत्वा समाज को समझाया कि भाई आप अगर लड़ाई लड़ेंगे तभी फिर आपको शेड्यूल कास्ट में डाला जाएगा, अदरवाइज तो आप एक्सट्रीमली बैकवर्ड कास्ट में चले गए। उसकी ये भीड़ थी। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो प्रभाव आज भी अति पिछड़ा पर नीतीश कुमार का है वो मुकेश सहनी जी और इनका आईपी गुप्ता जी का नहीं। हाँ, ठीक है, कुछ फैक्शन है जहाँ पर इनका प्रभाव है, और कई जातियों को क्लब करके ये बताते हैं,
जो मुकेश सहनी जी के बारे में बात कर रहे थे, वो कई जातियों को क्लब करके बताते ठीक है। हैं और सबको कहते हैं कि वो हमारे साथ हैं। चलिए, बड़ा इंटरेस्टिंग सेशन रहा। अभी सवाल बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन हमारे दूसरे गेस्ट आ चुके हैं। लेकिन हमने बिहार के बारे में इतना डीपली आप दोनों महानुभाव से डिस्कस किया, मुझे बहुत सारी जानकारी भी मिली। तो मैं आप दोनों महानुभाव का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, शुक्रिया करता हूं कि आप TV9 के मंच पर आए। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।